जी हाँ बच्चों, आज हम लोग 12th का एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में कैसे इन्हेंस करते हैं, इससे रिलेटेड जितने भी स्ट्रैटेजीज़ हैं आज उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लास 12 का ये नीट का टॉपिक है, जेनेटिक्स से रिलेटेड है। ये जेनेटिक्स में जिस तरह से जीन्स को क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, अदर जितने भी एक्टिविटीज़ होती है वो सारी एक्टिविटीज़ बहुत हद तक यहाँ पे प्लांट दैट मीन्स क्रॉप पे अप्लाई होगा। क्रॉप के प्रोडक्टिविटी पे, यील्डिंग कैपेसिटी पे क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। इसके लिए क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जितने भी स्ट्रैटेजीज़ होंगे इस चैप्टर में होंगे। सो चैप्टर क्या है, स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट strategies for enhancement enhancement in food production, enhancement in food production। ये हमारा चैप्टर है, स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट दैट मीन्स इंक्रीमेंट इन फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन में किस तरह से इंक्रीमेंट हो, इसके लिए स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होंगे, किस तरह से हम लोग एक प्लांट के यील्डिंग कैपेसिटी को, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके लिए जितने भी टेक्निक्स होंगे वो यहाँ पे अप्लीकेबल होगा। चैप्टर्स क्या है, स्ट्रैटेजीज़ फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे फूड प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट होगा। सबसे पहले समझने की ज़रूरत है इस चैप्टर में, पॉपुलेशन इस अर्थ का जो पॉपुलेशन है ये डे बाय डे क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। बट हमारे पास लैंड जो है, ज़मीन जो है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। अब ये अगर कांस्टेंट है तो डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, लैंड कांस्टेंट है, तो हमें करना क्या होगा, लैंड को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, बट पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज़ कर रहा है उसके लिए फूड की तो रिक्वायरमेंट होगी। फूड का रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कैसे किया जाएगा, तो यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे फूड प्रोडक्शन में। एक प्लांट है, एक बीघे में अगर 20 क्विंटल अनाज आता है, ग्रेन्स आता है, तो कैसे 30 क्विंटल लाएँ, 40 क्विंटल लाएँ एक सीज़न में, वो यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे होगा। सबसे पहले समझेंगे, पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रहा, लैंड कांस्टेंट है, तो यहाँ पे यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। यील्डिंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज़ करेगा, उसके लिए जो भी स्ट्रैटेजीज़ करना होगा देखेंगे। यील्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, दैट मीन्स ये जो इंक्रीमेंट है पॉपुलेशन का, उनको हम भरपेट खाना खिला सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, भूखमरी आ जाएंगे। हमारे देश का जनसंख्या देखा जाए तो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है। उसके लिए यील्डिंग कैपेसिटी, प्लांट प्रोडक्शन हाई होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। फर्स्ट स्ट्रैटेजीज़ देखेंगे, प्लांट ब्रीडिंग। क्या होगा, प्लांट ब्रीडिंग। प्लांट ब्रीडिंग क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग? यहाँ पे प्लांट स्पीसीज़ को मैनिपुलेट किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए, क्रिएट्स न्यू इम्प्रूव वैरायटी।
विच आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, जो खेतों में लगाने के लिए या फिर उपजाने के लिए या फिर ज़्यादा इंक्रीज अमाउंट में ग्रेन्स आने के लिए क्या करते हैं, इन्हेंस करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, प्लांट स्पीसीज़ के प्रोडक्शन को मैनिपुलेट करते हैं और ऐसा प्लांट प्रोड्यूस करते हैं जिसका कल्टीवेशन करने में भी इजी हो और वैरायटी भी इम्प्रूव हो, जिससे यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाए और ये पॉपुलेशन जो बढ़ रहा है उनको भी, जो एक्स्ट्रा में आ रहा है पर ईयर, उनको भी भरपेट खाना मिल जाए। इसके लिए क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग करते हैं। इसमें डिफिनेशन प्लांट ब्रीडिंग है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। प्लांट ब्रीडिंग एक्चुअली क्या है, एक टेक्निक्स है जिसमें किसी भी प्लांट के वैरायटी को इम्प्रूव किया जाता है। ओके, उससे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन्स आएंगे। इट इज़ मैनिपुलेशन, इट इज़ मैनिपुलेशन, it is manipulation of plant species, of plant species, manipulation of plant species to produce क्या करेंगे, न्यू इम्प्रूव वैरायटी, न्यू इम्प्रूव वैरायटी, क्या करेंगे, इम्प्रूव वैरायटी प्रोड्यूस करेंगे, विच आर बेटर सूटेड, विच आर बेटर सूटेड फॉर कल्टीवेशन, लगाने में भी उपजाने में भी ये सूटेबल हो। और ये जो प्लांट ब्रीडिंग के बाद हमें इम्प्रूव वैरायटी मिलेंगे, ये इम्प्रूव वैरायटी की क्या क्या खासियत होगी वो हमें देखना है। ये क्या करेगा, बेटर वैरायटी जो होंगे उसको मैनिपुलेट करेंगे और इनसे क्या होगा, बेटर यील्डिंग होगी, प्रोडक्टिविटी होगी। पहला तो क्या होगा, यहाँ पे गिव बेटर यील्डिंग, क्या कर सकते हैं, बेटर यील्ड यानी कि प्रोडक्टिविटी हो सकती है। प्रोडक्टिविटी, ये प्लांट ब्रीडिंग से जो इम्प्रूव वैरायटी आएंगे, ये क्या होगा, बेटर यील्डिंग होगा, गिव बेटर यील्ड, दैट मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा होंगे। रेसिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस, इसके अलावा रेसिस्ट करेगा, रेजिस्टेंट टू पेस्ट एंड पैथोजेंस, ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस करेगा अगेंस्ट पेस्ट, है ना, एंड पैथोजन, इसको रेसिस्ट करेगा। पेस्ट पैथोजेंस का इन प्लांट पे कोई असर नहीं होगा। अगर इन्वायरमेंट किसी तरह से ख़राब हुआ, उसमें पेस्ट पैथोजेंस का कोई भी क्या होगा, बैड इफेक्ट नहीं होगा। प्लांट क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, अच्छी प्रोडक्शन करेगा, बेटर यील्ड, प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगे। दैट मीन्स प्लांट ब्रीडिंग एक प्रोसेस है जिसमें ऐसा प्लांट हम लोग क्या करते हैं, तैयार करते हैं जिसकी जो यील्डिंग कैपेसिटी होती है वो ज़्यादा होती है और कल्टीवेशन के लिए सूटेबल भी होता है। और रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेस्ट एंड पैथोजेंस, दैट वो ऑल्सो क्या होता है, इस प्लांट ब्रीडिंग के बाद जो प्लांट आता है उसमें ये सारी क्वालिटी होती है। क्या क्या होती है, बेटर यील्ड होता है, रेसिस्टेंट पेस्ट पैथोजेंस से रेसिस्ट कर सकता है और कल्टीवेशन इजीली हो सकता है ना। ये वैरायटी क्या कहलाएगी, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू प्रोड्यूस होगा। पहले कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग को हम लोग देखते हैं, फिर मॉडर्न टेक्निक्स देखते हैं। इस मॉडर्न टेक्निक्स के बिहाफ पे जो प्लांट ब्रीडिंग होता है कैसा होता है। पहला हम लोग कन्वेंशनल टेक्निक्स देखते हैं, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग,
कॉन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग। और ये कब है ना, कॉन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग जो है एक्चुअली ये कब हुआ करता था, 9000 to 11,000 ईयर्स बैक। ये कन्वेंशनल तरीके से प्लांट ब्रीड जो बनाया जाता था 9000 से 11,000 ईयर पहले बैक, ये क्या किया जाता था, कन्वेंशनल प्लांट ब्रीडिंग किया जाता था। कितना, 9000 टू 11,000 ईयर्स बैक, पीछे ये सारी प्रोसेस होती थी। अब यहाँ पे जो प्लांट ब्रीडिंग किया जाता है, इम्प्रूव वैरायटी किया जाता है, तो इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स उसको इन्हेंस किया जाता है, इनकॉर्पोरेट किया जाता है क्रॉप में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग प्लांट ब्रीडिंग में देखेंगे। ठीक है, मेजर कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर्स which are incorporated incorporated in the crops, in the crop में कौन सा कैरेक्टर्स को इनपुट करते हैं, सजेस्ट करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड इन द क्रॉप्स। क्या क्या करते हैं, फर्स्ट जो करते हैं हम लोग यील्डिंग कैपेसिटी बेटर करने के लिए, बेटर यील्ड के लिए, बेटर यील्ड के लिए। दूसरा जो इनकॉर्पोरेशन होता है उस क्रॉप में, प्लांट ब्रीडिंग के थ्रू उस क्रॉप में, इम्प्रूव वैरायटी क्रॉप में कैरेक्टर्स का जो इंसर्शन होता है, एक तो बेटर यील्ड का, दूसरा इम्प्रूव वैरायटी का। इम्प्रूव वैरायटी का तीसरा जो कैरेक्टर्स यहाँ पे इनपुट होगा, टॉलरेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है, उस कंडीशंस में भी प्लांट रेसिस्ट करेगा और अपने आप को खड़ा रहेगा, है ना। यील्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी, उस सिचुएशन में भी वो सरवाइव करेगा, टॉलरेंट कैपेसिटी बढ़ जाएगी। दैट मीन्स एडवर्स कंडीशंस में भी वो क्या होंगे, बखूबी अपने आप को ग्रो करेंगे और फिर प्रोडक्शन करेंगे। टॉलरेंट टू एडवर्स एनवायरनमेंट, टॉलरेंट टू एडवर्स एनवायरनमेंट। एडवर्स इन्वायरमेंट कहने का मतलब कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा पड़ गया, आंधी तूफान आ गए, सब कंडीशंस को ये क्या करेगा, झेल सकता है, टॉलरेट कर सकता है। टॉलरेट टू एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, हर कंडीशन में ये क्या करेगा, ये टॉलरेट करेगा। दैट मीन्स क्या क्या कंडीशंस होंगे, कंडीशंस को हम लोग इधर देखते हैं। एडवर्स कंडीशन लाइक व्हाट, लाइक में हम लोग कह सकते हैं सैलिनिटी, ड्राउट कंडीशन, हाई लो टेम्परेचर को झेल सकता है, हाई सैलिनिटी, है ना। ड्राउट कंडीशंस, ड्राउट को झेल सकता है ना। उसके बाद हाई एंड लो टेम्परेचर को, हाई एंड लो टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकता है। ओके, टॉलरेट करना मीन्स बर्दाश्त करना। एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में क्या क्या आएगा, एडवर्स
इन्वायरमेंटल कंडीशंस में सैलिनिटी, ड्राउट, हाई एंड लो टेम्परेचर, है ना, विंड वेलोसिटी इंक्रीज अगर हो जाए तो भी वो प्लांट एग्जिस्ट करेगा, खड़ा रहेगा। उसके अलावा ये जो एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस होता है, जैसे पेस्ट और पैथोजेंस को भी ये टॉलरेट करेगा, रेसिस्ट करेगा। दूसरा, रेजिस्टेंट टू द पैथोजेंस, पैथोजेंस में क्या क्या आएगा? पैथोजेंस में यहाँ पे वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सारी चीज़ें पैथोजेंस में आएंगे, है ना। इसके अलावा, पैथोजेंस के अलावा पेस्ट जैसे इंसेक्ट, नेमाटोड, इनसे भी रेसिस्ट करेगा। ऑल्सो रेजिस्ट पेस्ट टू द पेस्ट। और पेस्ट में क्या क्या आएगा? इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स आ जाएंगे। इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स ये पेस्ट में आ जाएंगे। पैथोजेंस में क्या क्या आ जाएगा? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। और पेस्ट में क्या आ जाएंगे? पेस्ट में इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स आ जाएंगे। इंसेक्ट एंड नेमाटोड्स। पैथोजेंस में क्या क्या आएंगे? वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई। और एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस में सैलिनिटी, ड्राउट, हाई एंड लो टेम्परेचर, ये सब आ जाएंगे। कहाँ पे? प्लांट ब्रीडिंग के बाद जो प्लांट की क्या होगी? रेसिस्टेंट कैपेसिटी होगी, है ना, टॉलरेट करने की, बेटर यील्डिंग, इम्प्रूव वैरायटी के साथ साथ टॉलरेट करने की। उसके बाद रेसिस्टेंट टू पैथोजेंस एंड ऑल्सो पेस्ट, इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। ओके, इम्प्रूव वैरायटी प्लांट्स में ये सारे कैरेक्टर्स क्या होंगे? इनकॉर्पोरेट होंगे ये सब क्रॉप में। ओके, एक वीट की वैरायटी है, हम लोग देखते हैं। एक वीट की वैरायटी है जिसको तैयार करने में 12 साल साइंटिस्ट को लग गए। और वीट की वैरायटी जो है HUW है, HUW। और ये HUW 468 ये वैरायटी ऑफ वीट है। क्या है? वैरायटी ऑफ वीट की वैरायटी है HUW 468। इसको तैयार करने में साइंटिस्ट को कितने साल लगे? 12 साल लगे, 12 ईयर्स। किसको लगा? साइंटिस्ट को लगा। साइंटिस्ट को 12 साल लगे इस वैरायटी को बनाने के। कौन सी वैरायटी है? वीट की वैरायटी है HUW 468, है ना। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। कन्वेंशनल देखा, अब क्लासिकल देखेंगे। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग। ओके, क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में अभी जो रिसेंट में मेन मेथड है इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे मेन 5 स्टेप्स होती है जिसके तहत क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग का कंप्लीशन होता है। मेन 5 स्टेप्स में क्या क्या है? मेन 5 स्टेप्स। फर्स्ट यहाँ पे जो स्टेप्स है वो क्या है? जर्म प्लाज्म का कलेक्शन करना। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, ये फर्स्ट स्टेप है। जर्म प्लाज्म का पहला कलेक्शन करना। दूसरा
स्टेप्स जो है यहाँ पे, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट्स, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट्स। पेरेंट्स का सिलेक्शन करना और इवेल्युएशन करना कि ये सूटेबल है या फिर नहीं है। थर्ड स्टेप्स जो हम लोग देखेंगे, थर्ड स्टेप्स में जर्मप्लाज्म कलेक्शन, सिलेक्शन एंड इवेल्युएशन ऑफ पेरेंट्स। थर्ड स्टेप जो होगा, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन अमोंग देमसेल्फ। क्या करेंगे? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन amongst themselves। क्या करेंगे? among themselves क्या करते हैं? उनके बीच में क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन among themselves कहने का मतलब among the parents, among themselves कहने का मतलब पेरेंट्स के बीच में। यहाँ पे जो हम लोग सिलेक्शन इवेल्युएशन पेरेंट्स का करते हैं ना, इन पेरेंट्स के बीच में क्या करते हैं? क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। इसका पोलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर्स का स्टिग्मा, इस तरह से क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है। फोर्थ स्टेप जो यहाँ पे होती है क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग में, फोर्थ स्टेप जो होती है सिलेक्शन एंड टेस्टिंग। क्या होती है? सिलेक्शन एंड टेस्टिंग, सिलेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट, टेस्टिंग ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट करने का मतलब नया जो प्लांट आएगा। सिलेक्शन टेस्टिंग करते हैं ऑफ सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो नेक्स्ट सीड आएंगे, प्लांट आएंगे, उसका सीड का क्या करना? सिलेक्शन टेस्टिंग करना सुपेरियर रिकॉम्बिनेंट का। ओके। और फिफ्थ जो स्टेप्स होता है टेस्टिंग, रिलीज एंड कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। यहाँ पे क्या होती है? सिलेक्शन कोमा सिलेक्शन टेस्टिंग कोमा रिलीज, टेस्ट के बाद रिलीज करते हैं, है ना, कोमा उसके बाद कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर्स। कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। न्यू किसान को, कल्टीवर्स को क्या करते हैं? इसको कमर्शियलाइज करते हैं, टेस्ट करते हैं, फिर रिलीज़ करते हैं। किसके बीच में? कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर। अलग एरिया में अलग किसान को क्या किया जाता है? ये दिया जाता है, एक दो सीजन उसको करके देखा जाता है और फिर क्या होती है? इसको कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू कल्टीवर, उसको कमर्शियल पर्पस से क्या किया जाता है? रिलीज़ कर दिया जाता है ना। आफ्टर टेस्टिंग इसको रिलीज़ कर दिया जाता है। पहला हमारा क्या है? जर्मप्लाज्म कलेक्शन। जर्मप्लाज्म क्या है? पहले सबसे पहले जर्मप्लाज्म को हम लोग देखेंगे। जर्मप्लाज्म हमारा क्या है? ठीक है, तो जर्मप्लाज्म हेडिंग डालते हैं, ये जर्मप्लाज्म है क्या? जर्म मीन समझते हैं शीड, ओके, शीड। जर्मप्लाज्म एक शीड ही क्या करता है? न्यू प्लांट का ओरिजिन करता है। तो जर्मप्लाज्म उस सीड में सारी क्वालिटी होगी। अभी जो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग में जो अच्छी वैरायटी के जो प्लांट आते हैं उसमें ये सारा गुण इंसर्ट होता है, कैरेक्टर्स इंसर्ट होता है। दैट मीन्स ये जर्मप्लाज्म में होता है, सीड में होता है। ये सीड क्या होती है? जर्मप्लाज्म में होता क्या है? इसमें सारी एलील्स, है ना, ऑल जीन्स प्रेजेंट होता है क्या? रिलेटेड स्पीसीज़ का। जर्मप्लाज्म जो होता है, जिस भी स्पीसीज़ का जर्मप्लाज्म होगा उसका सारा एलील, सारा जीन क्या होगा? उसमें प्रेजेंट होगा। इट इज़ सम टोटल ऑफ
It is sum total of all the alleles of all the genes सारे एलील्स, सारे जीन्स प्रेजेंट इन ए ग्रुप, उस ग्रुप में प्रेजेंट होती है। एंड इट रिलेटेड स्पीसीज, है ना, प्रेजेंट इन ए ग्रुप एंड इट्स रिलेटेड स्पीसीज। जिस स्पीसीज का जर्मप्लाज्म होता है उस रिलेटेड स्पीसीज का सारा जीन, सारा एलील्स वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जर्मप्लाज्म जो बना होता है वो किस तरह से है? जर्मप्लाज्म लोग देखेंगे यहाँ पे, जर्मप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ बना होता है। जर्मप्लाज्म किसका बना होता है ना। यहाँ पे ये जो बना होता है ये इम्प्रूव वैराइटीज़ इसमें होती है। इम्प्रूव वैराइटी जो अभी नहीं जोता जाता है वो भी कैरेक्टर्स, वो भी वैराइटीज़ को लिया जाता है। लोकल वैराइटीज़ लिया जाता है, वाइल्ड वैराइटीज़, वाइल्ड स्पीसीज़ को लिया जाता है। प्योर लाइन, होमोजाइगस लाइन जिसको ट्रू लाइन बोलते हैं, उनका भी कलेक्शन किया जाता है। रिलेटेड स्पीसीज़ से इस तरह से क्या करते हैं, जर्मप्लाज्म को कलेक्शन करते हैं। ये जो जर्मप्लाज्म बना होता है कंसिस्ट ऑफ क्या होता है, ऑल प्रेजेंट फर्स्ट, ये जो बना होता है किसका, ऑल प्रेजेंट डे जिसकी खेती होती है, प्रेजेंट डे कल्टीवेटेड इम्प्रूव वैरायटी। कौन सी वैरायटी? इम्प्रूव वैरायटी। ऑल प्रेजेंट डे कल्टीवेटेड इम्प्रूव वैरायटी। ये जो इम्प्रूव वैरायटी होती है जो अभी के टाइम में जोता जाता है, कल्टीवेट किया जाता है, उगाया जाता है, वो प्रेजेंट होता है जर्मप्लाज्म में। दूसरा, ऑल इम्प्रूव वैरायटी जो अभी नहीं, उन जिनकी खेती अब नहीं होती है उनको भी कलेक्ट किया जाता है। ऑल इम्प्रूव वैरायटी। ऑल इम्प्रूव वैरायटी नो मोर इन कल्टीवेशन, नो मोर इन कल्टीवेशन, जिसकी खेती अभी नहीं होती है उनको भी कलेक्ट किया जाता है। ऑल इम्प्रूव वैरायटी जो अभी नहीं है उनको भी कलेक्ट किया जाता है जर्मप्लाज्म में और बनाया जाता है। इसके साथ साथ लोकल वैरायटीज़ होती हैं। लोकल वैरायटीज़ होती है, उसके साथ साथ वाइल्ड वैरायटी भी होती है। वाइल्ड वैराइटीज़, वाइल्ड वैराइटीज़ को भी कलेक्ट किया जाता है रिलेटेड स्पीसीज से वाइल्ड वैरायटी को भी कलेक्ट किया जाता है जर्मप्लाज्म में। ओके। और ये जो वाइल्ड वैरायटी होती है वो एक्चुअली क्या होता है, रेसिस्टेंट जीन होती है इसमें। ज़्यादा बार पानी आ गया फिर भी रेसिस्ट करेगा, सूखा हो गया फिर भी रेसिस्ट करेगा, आंधी तूफान आ गए फिर भी रेसिस्ट करेगा, टेम्परेचर हाई लो हो गया फिर भी रेसिस्ट करेगा। ये जर्मप्लाज्म में कैरेक्टर्स होती है। वाइल्ड वैरायटी स्पीसीज दे हैव what? They have genes for resistance.
जीन फॉर रेजिस्टेंट। ओके, तो वाइल्ड वैरायटी में ये सारी चीज़ें होती है, रेसिस्टेंट जीन होती है, याद रखेंगे। वाइल्ड वैरायटी में क्या होती है, रेसिस्टेंट फॉर जीन फॉर रेसिस्टेंट, रेसिस्ट करने वाला जीन होता है। हर इन्वायरमेंटल कंडीशंस को, एडवर्स कंडीशंस को ये क्या कर सकता है, इजीली बर्दाश्त कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है। ओके, उसके अलावा यहाँ पे प्योर लाइन का भी ख्याल रखा जाता है, होमोजाइगस लाइन या फिर ट्रू ब्रीड का। फिफ्थ क्या होगा, यहाँ पे फिफ्थ जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, प्योर लाइंस। इसको हम लोग होमोजाइगस लाइन बोलते हैं। या फिर इसको प्योर ब्रीड बोलते हैं, ट्रू ब्रीड बोलते हैं। इनका भी ख्याल रखा जाता है। ओके, सिक्स्थ में रिलेटेड स्पीसीज, आसपास रिलेटेड स्पीसीज के भी कैरेक्टर्स को यहाँ पे इंसर्ट किया जाता है। ओके, जितने भी जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है क्रॉप में इंसर्ट किया जाता है। दैट मीन्स सीड में इंसर्ट किया जाता है, जर्म प्लाज्म में इंसर्ट किया जाता है, और फिर वो जर्म प्लाज्म पूरी तरह से क्या होती है, बैकबोन, रूट ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। वो रूट होता है, बैकबोन होता है किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए। ये सारी चीज़ें तो रिलेटेड जो स्पीसीज़ होती है, ये स्पीसीज़ एक्चुअली प्रोक्यूरिंग और कलेक्टिंग, यहाँ पे क्या होती है, ये जो रिलेटेड स्पीसीज होती है या फिर जितने भी कैरेक्टर्स लिए, इनमें क्या होती है, कलेक्शन होता है होल रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी। क्या होती है, कलेक्शन ऑफ होल जेनेटिक वेरिएबिलिटी। कलेक्शन ऑफ होल रेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी ऑफ ए ग्रुप, उस ग्रुप में। ओके, इट इज कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज जर्म प्लाज्म कलेक्शन। जर्म प्लाज्म कलेक्शन, इसको जर्म प्लाज्म कलेक्शन कहते हैं। और यही जर्म प्लाज्म क्या होता है, बैकबोन होता है। बैकबोन या फिर इसको रूट बोलते हैं। रूट किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का ये बैकबोन होता है। ये सारी चीज़ें जर्म प्लाज्म का जो फॉर्मेशन करते हैं, तैयार करते हैं, बना होता है, ये सारी कैरेक्टर्स उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। ये बैकबोन या फिर जिसको रूट बोला है, किसी भी एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम है ना, ऑफ एनी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, मैं ऊपर लिखूँ, यहीं पे लिखता हूँ, प्रोग्राम। ओके, तो ये बैकबोन जो होता है जर्म प्लाज्म, किसी भी प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का बैकबोन होता है, रूट होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग जर्म प्लाज्म का क्या करेंगे, कलेक्शन करेंगे, है ना। इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन के लिए ये सारी स्ट्रैटेजी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में करते हैं। ओके, स्ट्रैटेजी, अलग अलग टेक्निक्स, स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, क्या करने के लिए, वैरायटी को इम्प्रूव करने के लिए, यील्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए,
उसके अलावा रेसिस्टेंट कैपेसिटी, टॉलरेंट करने की कैपेसिटी इम्प्रूव करने के लिए पेस्ट, पैथोजेंस, बैक्टीरिया, फंजाई, नेमाटोड्स वगैरह वगैरह जो भी है उनसे रेसिस्टेंट कैपेसिटी यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज़ करा जाएगा, यील्डिंग कैपेसिटी बढ़ाया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे जर्म प्लाज्म कलेक्शन को देखेंगे। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या होता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन, उनको हम लोग देखते हैं। जर्म प्लाज्म कलेक्शन हम अपनी कंट्री में ही कर सकते हैं, जिसको इंडिजिनस कलेक्शन बोलते हैं, आईसी बोलते हैं, या फिर आउटसाइड द कंट्री हम लोग रिसोर्स कर सकते हैं, एक्जोटिक कलेक्शन बोलते हैं। तो जर्म प्लाज्म कलेक्शन अपने देश के अंदर से ही कर सकते हैं या फिर बाहर से जर्म प्लाज्म को विद इन द कंट्री क्या करते हैं, विद इन द कंट्री क्या करते हैं, जब जर्म प्लाज्म को कलेक्ट करते हैं विद इन द कंट्री उसको बोलते हैं आईसी। ओके, आईसी, इंडिजिनस कलेक्शन, क्या बोलते हैं, इंडिजिनस कलेक्शन। ओके, और अगर फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम अदर कंट्री, अगर इनपुट करते हैं फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम अदर कंट्री, फ्रॉम अदर कंट्री अगर इसको रिसोर्स करते हैं, इसको बोलते हैं ईसी। क्या बोलते हैं, ईसी, एक्जोटिक कलेक्शन। एक्जोटिक कलेक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, एक्जोटिक कलेक्शन बोलते हैं। तो ये जर्म प्लाज्म का कलेक्शन हम अपने देश के अंदर से ही कर सकते हैं, है ना, या फिर बाहर के देश से कर सकते हैं। अंदर से करते हैं, अपने ही कंट्री में करते हैं, इंडिजिनस कलेक्शन कहेंगे, बाहर से रिसोर्स करते हैं उसको एक्जोटिक कलेक्शन बोलते हैं। तो दो तरह के कलेक्शन हो जाएंगे, इंडिजिनस एंड देन एक्जोटिक कलेक्शन। ओके, उसके अलावा जर्म प्लाज्म कलेक्शन जो होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन के गाइडेंस से होती है। क्या होती है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन बाय द गाइडेंस ऑफ जर्म प्लाज्म कलेक्शन बाय द गाइडेंस ऑफ बाय द गाइडेंस ऑफ, किसके गाइडेंस से, IBPGR। क्या है संस्था, IG, क्या होता है, IBPGR। ये संस्था होती है जिसके गाइडेंस में जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन होती है। इंटरनेशनल बोर्ड फॉर, ये क्या होती है, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, ये होती है IBPR, संस्था होती है जिसके गाइडेंस में जर्म प्लाज्म को कलेक्ट किया जाता है। IBPGR, इंटरनेशनल बोर्ड फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ये होती है संस्था। इस संस्था के गाइडेंस में जर्म प्लाज्म का कलेक्शन होता है, आइदर इंडिजिनस आइदर एक्जोटिक। ओके, तो दोनों तरह से यहाँ पे गाइडेंस पे होता है। कुछ सेंटर है जो क्या करता है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन करता है, उस सेंटर को हम लोग देखेंगे। क्या है, जर्म प्लाज्म कलेक्शन सेंटर।
सेंटर को हम लोग देखते हैं। जर्मप्लाज्म कलेक्शन सेंटर, है ना, सेंटर को देखते हैं। जर्मप्लाज्म कलेक्शन के सेंटर को हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटर है, पहला सेंटर, ये क्या है? पहला सेंटर है आईसी इक्री सेट, याद रखेंगे, ICRISAT, इक्री सेट, इक्री सेट, ICRISAT, ये सेंटर है। फुल फॉर्म बताएंगे, क्या बताएंगे? इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, सेमी एरिड ट्रॉपिक, यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट इंस्टीट्यूट हम लोग देखें। ओके, और ये जो सेंटर है, इंस्टीट्यूट जिसको बोलते हैं, ये कहाँ पे है? हैदराबाद है। कहाँ पे? हैदराबाद। और यहाँ पे इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक, यहाँ पे जो कलेक्शन होती है चिक पी का, पिजन पी का, किस का? चिक पी, दूसरा जो होता है पिजन पी, है ना। उसके बाद पर्ल, मिलेट, शुगर, ये सब का। शुगर का, इनका यहाँ पे क्या होती है? कलेक्शन होता है। पर्ल, है ना, PEARL, पर्ल, मिलेट, शुगर, ये सब का यहाँ पे होता है। दूसरा जो सेंटर है वो है CPRI। क्या है? CPRI। दूसरा सेंटर है CPRI, फुल फॉर्म सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, CPRI। दूसरा सेंटर है CPRI, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये शिमला में है। कहाँ पे है? शिमला में। तीसरा जो इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, वो सेंटर क्या है? CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, CRRI, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। राइस, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? कटक में ये प्रेजेंट है। 3 सेंटर हम लोगों ने देखा, इक्री सेट, CPRI,
CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक। एक है SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। हाँ, तो उसको हम लोग यहीं पे लिख लें फोर्थ में, फोर्थ यहीं लिख लें। क्या है? SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना, ये नहीं है। क्या है? शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। और ये SBI कहाँ पे है? कोयम्बटूर में। कहाँ पे? कोयम्बटूर में। ये 5 सेंटर है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एवेल्यूशन एंड सिलेक्शन ऑफ पेरेंट्स करेंगे। ओके, थैंक यू।